हेलो फ्रेंड, मैं अनुराधा प्रजापति। आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि फॉरेंसिक साइंस क्या होता है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइंस। The term forensic science is derived from the Latin word forensis, which means the forum. Forensic science is that scientific discipline which is directed to the recognitions, identifications, individualization, and evolution of physical evidence by the application of all principles and methods of natural science for the purpose of administration. तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेंसिक शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है फोरम। फोरम मतलब कोर्ट। तो फॉरेंसिक साइंस को हम विधि विज्ञान भी कहते हैं। तो विधि मतलब लॉ। तो लॉ का एक भाग है फॉरेंसिक साइंस। तो जो फॉरेंसिक साइंस है वो प्राकृतिक सिद्धांतों के लिए सभी सिद्धांतों और विधियों के अनुप्रयोग द्वारा भौतिक प्रमाणों की पहचान और विकास के लिए शासन प्रबंध द्वारा निर्देश देता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए गतिविधि, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसको करने के लिए कुछ दायरे होते हैं। इस प्रकार फॉरेंसिक साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि उन प्रिंसिपलों का यूज़ करके हम किसी भी क्राइम, किसी भी एविडेंस या किसी भी तथ्य को कैसे सुलझा सकते हैं। तो देयर आर 7 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस. First one is law of individuality, second principle of exchange, third law of progressive change, fourth is law of comparison, fifth is law of analysis, sixth is law of probability and seven of law of circumstantial fact. तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी व्यक्ति विशिष्टता की पहचान, जैसे किसी की एक अपनी यूनिकता होती है। जैसे एवरी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड हैज ऑल इंडिविजुअल विच इज नॉट डुप्लीकेट एन अदर ऑब्जेक्ट। हर व्यक्ति, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, उसकी एक अपनी विशिष्टता होती है, व्यक्तित्व पहचान होती है उसकी। वो एक दूसरे से अपने आप को अलग करता है, वो मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक, यूनिवर्सल है एंड परमानेंट है। ये एक दूसरे से मैच खा ही नहीं सकता। इसकी एक अपनी विशिष्टता, एक पहचान होती है। हर व्यक्तित्व का फिंगरप्रिंट उसकी यूनिकता होती है। ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी यही बता रहा है कि जो भी नेचुरल या मैनमेड जो भी वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है, वो डुप्लीकेट नहीं होती, वो हर इंडिविजुअल से अलग होती है। और द लॉ ऑफ इंडिविजुअल इज ऑफ अ जजमेंटल इम्पोर्टेंस इन फॉरेंसिक साइंस, क्योंकि हमें एक क्राइम सीन को किसी भी क्राइम पे जो क्राइम सीन हुआ या एविडेंस के लिए हमें जो लॉ ऑफ इंडिविजुअल होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जजमेंट के लिए, क्योंकि हम किसी व्यक्ति की, किसी ऑब्जेक्ट की यूनिकता बता सकते हैं, विशिष्टता बता सकते हैं कि हाँ ये वो है। सेकंड हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन अ क्रिमिनल और हिज इंस्ट्रूमेंट of crime come in contact with the victim or object surrounding him, they leave trace and the criminal or his instrument picks up trace from the same contact. जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है वो सर एडमंड लोकार्ड ने दिया था। उन्होंने बताया था कि जब कोई भी दो वस्तु जब आपस में मिलती है तो उनमें कुछ भौतिक परिवर्तन होती हैं। कोई ना कोई वस्तु अपना एक ट्रेस लीव छोड़ता ही है। जैसे कि किसी क्राइम सीन पे किसी क्रिमिनल ने क्राइम कमिट किया एंड उसके हाथों पे ब्लड लग गया और वो जो ब्लड्स हैं वो
जाहिर सी बात है अगर उसने वॉल टच किया या फिर किसी टेबल पे डस्ट या कहीं भी अगर वो करता है तो कुछ न कुछ ट्रेस एविडेंस वो छोड़ देता है उस क्राइम सीन पे। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज हमें यही बताता है कि कोई भी जो ट्रेस एविडेंस या कोई भी वस्तु या कोई भी विक्टिम हो या फिर कोई भी क्रिमिनल हो तो वो उस टाइम कुछ न कुछ ट्रेस छोड़ ही देता है। एंड थर्ड है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। तो प्रोग्रेसिव चेंज कहता है एवरीथिंग चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कोई भी वस्तु होती है वो ज़्यादा समय तक तो एक जैसी नहीं हो सकती। इवन हम इंसान हैं, हम बचपन में कैसे थे फिर बड़े हुए, तो हम लोग एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ खुद को बदलते हैं। तो इसी प्रकार किसी क्राइम सीन पे कहीं जहाँ क्राइम हुआ है अगर कोई वस्तु बहुत दिन से है तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को चेंज करेगी ही, वो चेंज होगी ही। द क्रिमिनल, द crime scene and object involved in the crime all undergo change, hence the become unrecognizable। जैसे कि कोई क्राइम हुआ है और वहाँ बहुत दिनों तक कोई नहीं आया, चाहे बहुत सी चीज़ें एविडेंस है वहाँ पे, तो वो ज़रूर, जैसे ब्लड है, ब्लड सूख जाना, कोई भी ऐसा एविडेंस पे धूल जम जाना जो हमें इवन उस टाइम एज अ एविडेंस मिल सकता था बहुत काम की, लेकिन वो पैसेज टाइम बाद हम अगर जाते हैं, अगर कोई केस है बहुत लंबे समय से चल रहा है तो हम लोग उस केस को लीव कर देते हैं, बट उस चीज़ों को छोड़ते ही नहीं। लेकिन जब अगर कोर्ट से हमें दोबारा नोटिस मिलती है कि या हम लोग नोटिस लेते हैं कि हमें फिर से वो केस रीओपन करना है, तो अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो जो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ जिस तरीके से हुई थी वो क्राइम सीन यथावत वहाँ पे हो। तो प्रोग्रेसिव और चेंज यही कहता है कि एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ, एक प्रगति से समय के साथ कोई वस्तु अपना छोड़ देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंपैरिजन। लॉ ऑफ कंपैरिजन मतलब किसी भी चीज़ों की तुलना करना। वन द लाइक कैन बी कंपेयर्ड इज द लॉ ऑफ कंपैरिजन। इट emphasizes the necessity of providing like sample and specimen of comparison। like हम उसी चीज़ की तुलना करते हैं जो कि हमें उसी तरह लगता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक राइफल से क्राइम किया गया है, एक राइफल से एक इंसान को शूट किया गया है, तो जो उसकी बुलेट मिलती है वो तो हम पिस्टल से या फिर AK-40 या किसी भी और गन से की बुलेट से तो मैच नहीं करेंगे ना, किसी और बुलेट से की तो वो होगी नहीं। बुलेट अगर राइफल से ही छोड़ी गई है तो हम राइफल से ही उसको कंपेयर करेंगे, ना कि हम पिस्टल से करेंगे या फिर किसी और फायर आर्म से करेंगे। तो लॉ ऑफ कंपैरिजन यही बताता है कि जो चीज़ें हमें दिखती है हम उसका कंपैरिजन उससे ही करेंगे। जैसे अगर हमें कोई नोट्स मिले हैं, ठीक है, और वो कोई पेज पे हमें सुसाइडल नोट्स मिले हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगता है कि मुझे, अगर वो जिस कॉपी से लिखे गए हैं अगर उसके पेज से कंपैरिजन करेंगे तभी ठीक है। अगर वो बहुत पुराने कॉपीज़ होंगी या फिर कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंपैरिजन यही कहता है कि जो चीज़ हमें दिख रही है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ओनली द लाइक कैन बी कंपेयर्ड, उसी से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ एनालिसिस। तो the analysis can be no better than the sample analyzed. The principle emphasizes the necessity of current sampling and the packaging of secondary use of expert। किसी भी चीज़ों की में त्रुटि एनालिसिस मतलब त्रुटि करना, मतलब कोई भी हमें सैंपल, कोई भी हमें जैसे क्राइम सीन पे ब्लड मिला है, ठीक है, और वो ब्लड तो हम इंसान के ब्लड से ही करेंगे या फिर वहाँ पे जो भी सस्पेक्ट होगा, विक्टिम होगा तो उसी से करेंगे, ठीक है। एनालाइज तो उसी से करेंगे ना, नहीं कि फिर हम वहाँ पे जो ब्लड है वो उसे लाया और किसी भी एनिमल से कर लिया या फिर किसी और के ब्लड से कर लिया, तो हमें उसी वस्तु की
एनालाइज करना पड़ेगा और उसी से ही बेटर रिजल्ट आएगा ज़रूर। अब ये तो नहीं है कि हम किसी भी चीज़ों को उठा के किसी भी चीज़ों से एनालिसिस कर ले, ठीक है। तो एक लॉ ऑफ एनालिसिस यही बोलता है कि हमें एक बेटर एनालिसिस के लिए एक बेटर सैंपल चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब वो ब्लड एक इंसान का है तो वो इंसान से ही करेंगे ना कि कोई एनिमल से करेंगे। और जो भी हम सैंपल या फिर जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं एज अ ब्लड या कुछ भी, तो उसे अच्छे से पैकेजिंग करना, पैकेजिंग एक बहुत ही अहम होता है एक क्राइम सीन पे एविडेंस को कलेक्ट करना। क्योंकि पैकेजिंग को अगर आप सही ढंग से एक्सपर्ट के पास भेज रहे हो या लैब भेज रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बनती है एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट की, एक्सपर्ट की, कि जो भी आप रिसीव कर रहे हो वो सही से हो स्पेसिमेंट या ये जो भी, क्योंकि एनालिसिस करने में हमें दिक्कत नहीं हो। तो एक पैकेजिंग, एक अच्छे से सैम्पलिंग, करेक्ट तरह से सैम्पलिंग करना, पैकेजिंग करना, फिर उसको एक्सपर्ट के पास भेजना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ों के मिलने की संभावना। ऑल द आइडेंटिफिकेशन डिफाइन और अनडिफाइंड आर मेड कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एग्जांपल में जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि कहीं पे चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, कोई भी क्राइम सीन हो, मर्डर सुसाइड, तो अगर जैसे कि एक हैंगिंग का केस ही समझ लीजिए, तो वहाँ पे जो रोप है, संभावना हम लोग कह रहे कि ये हैंगिंग का केस है तो जाहिर सी बात है अगर वो सुसाइड कर रहा है तो मुझे पता होगा कि नीचे अगर वो फैन से सीलिंग से कर रहा है तो जाहिर सी बात है एक रोप होगी, ठीक है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए वो उसकी कोई भी टेबल हो या फिर कोई भी स्टेयर का यूज़ किया होगा उसने। तो एक संभावना जो होती है किसी भी चीज़ों को लेकर, ठीक है, अगर वो मर्डर रहता तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें बिखरी हुई मिली होती, जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल करता, ठीक है। एंड देन वहाँ पे कुछ भी संभावना हम लोग कर सकते थे, मुझे हमें ये मिली। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यही कहता है कि अगर हम किसी क्राइम सीन पे है तो हम वो संभावना कर सकते हैं कि अगर इस टाइप की क्राइम हुई तो हमें वो चीज़ मिलेगी, वहीं से मिलेगी, कहीं और से तो मिलेगी नहीं। अब क्राइम रूम में हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 किलोमीटर दूर से कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट ओके। तो देन यही है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हमें जो चीज़ की संभावना होती है वो वहीं से ही मिलती है। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सर्कमटेंशियल फैक्ट। सर्कमटेंशियल फैक्ट मतलब किसी भी परिस्थिति में जो फैक्ट होता है उसका मिलना, क्योंकि फैक्ट सर्कमटेंशियल लॉ यही कहता है फैक्ट डू नॉट लाई, मैन कैन एंड डू, हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कमटेंशियल एविडेंस इज गुड एज ओरल एविडेंस। जैसे कि फैक्ट कभी झूठ नहीं बोल सकता, मनुष्य झूठ बोल सकता है। जैसे कभी कोई क्राइम सीन पे हमें मिला कि नाइफ टेबल पे रखा हो, ब्लड स्पैटर वॉल पे बिखरे हो, और बहुत सी ऐसी वस्तु होती हैं कि जो कि एक सस्पेक्ट होता है या विक्टिम होता है, जो भी हो, वो छुपाने की कोशिश करता है। तो वो एक्सपर्ट को बताएगा कि सर मैंने ये चीज़ यहाँ पे देखी, नाइफ नहीं था, ये ऐसे था, वो वैसे था। तो जो अगर हम जाते हैं और देखते हैं कि वो फैक्ट जो है वो वहीं पे होगा, जो परिस्थिति में वो जो चीज़ें थी वो वहीं पे होगी। तो सर्कमटेंशियल यही कहता है कि फैक्ट झूठ नहीं बोलता है, लेकिन मनुष्य झूठ बोलता है। जो सर्कमटेंशियल एविडेंस होता है वो इम्पॉर्टेंट और अच्छा होता है ओरल एविडेंस से, क्योंकि जो फैक्ट होता है वो सच बताता है। इंसान झूठ बोल सकता है भैया, वो अपने फैमिली को, फ्रेंड को या किसी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया, सर ये ऐसे था, वो वैसे था, लेकिन फैक्ट तो झूठ नहीं बोल सकता ना। तो जो ओरल एविडेंस होता है वो डिपेंड्स होता है पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एसिमुलेशन और ऑटो सजेशन पे, बट फैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन लाई एंड अदर थिंग्स। तो
बस ये कुछ चीज़ें थी। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड और भी नई जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।